वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू अवर अनदर क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के इतिहास का दूसरा अध्याय। और अध्याय का नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी में नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ? या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? मतलब बड़े साम्राज्य के अंदर जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर रहे थे, ये हमें इस क्वेश्चन में समझना है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर में पहला पॉइंट है, 7वीं सदी में राजा लोग बड़े भूस्वामी तथा योद्धा सरदारों को अपने मातहत या सामंत के रूप में नियुक्त करते थे। मतलब इस समय के दौरान 7वीं सदी के आसपास जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपने क्षेत्र में रहने वाले बड़े भूस्वामी जो कुलीन यानी अमीर वर्ग के लोग होते थे उनको मातहत या सामंत बनाते थे। अब ये सामंत और मातहत क्या होते हैं अगले पॉइंट में पता चलेगा। और ये सामंत राजा के अधीनता में रहते हुए राजा को सैन्य सहायता व उपहार देते थे। फिर धीरे धीरे ये सामंत अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर की उपाधि देकर स्वतंत्र होने का दावा भी करने लगे। मतलब ये जो सामंत थे अपने आप को खुद ही उपाधि देते थे महासामंत या महामंडलेश्वर, ताकि राजा के सामने इनकी उपाधि, इनकी वैल्यू बढ़े। फोर्थ पॉइंट है, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का है जो पहले कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब कि ऐसा एक उदाहरण है राष्ट्रकूट राजाओं का। राष्ट्रकूट राजा जो पहले चालुक्य राजाओं के सामंत होते थे, बाद में इन्होंने उन पर ही अटैक करके अपने आप को स्वतंत्र करके अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर डाली। पांचवा पॉइंट है, इसके अलावा कदम्ब, हरिश्चंद्र व मयूर शर्मण ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने ब्राह्मण पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक तथा राजस्थान में अपने नए राज्य स्थापित किए। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय शासकों ने अपने अलग अलग साम्राज्य स्थापित किए। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, राष्ट्रकूट पहले चालुक्य राजाओं के अधीन हुआ करते थे। फिर राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, ये इनके शासक का नाम है, इसने चालुक्यों को हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना की। इस उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रकूट संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। या फिर दंती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान कराया? हिरण्यगर्भ। इस हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बार बार बनता है वो ये बनता है, राष्ट्रकूट शासक पहले किन शासकों के अधीन हुआ करते थे? तो आंसर है चालुक्य शासकों के अधीन हुआ करते थे। फोर्थ पॉइंट है, इस प्रकार अपना अलग साम्राज्य बनाकर राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। तो ये पूरा आपको कहानी समझ लेनी है कि पहले चालुक्यों के अधीन थे, फिर दंती दुर्ग ने चालुक्यों को हराया और ये हिरण्यगर्भ अलग से अनुष्ठान करवा के स्वयं अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस तरह से राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, 7वीं से 12वीं सदी में राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था? मतलब राज्य जो थे अलग अलग, उनमें प्रशासन कैसे चलता था? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, प्रशासन का केंद्र राजा होते थे। मतलब कि पूरे प्रशासन की केंद्रीय शक्ति राजा के हाथ में होती थी। जो राजा ने कह दिया वही कानून है। जिन्होंने महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा व त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भवनों का स्वामी जैसी उपाधियां धारण की। तो ये उपाधियां महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती कौन लेते थे? राजा लोग। फिर इनका शाब्दिक अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है यही एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, तो सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों व व्यापारियों से उनके उत्पाद का एक हिस्सा लगान अर्थात राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मतलब साम्राज्य के प्रशासन के केंद्र में तो राजा होते थे, जो राजा ने कह दिया वही कानून है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जो अलग अलग लोग हैं उन सबसे राजस्व भी वसूला जाता था। तीसरा पॉइंट है,
राजस्व वसूली के पदाधिकारी व सेना के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति में प्रभावशाली या राजशाही परिवारों के सदस्यों को चुना जाता था और ये पद वंशानुगत होने लगे। मतलब कि कर वसूलने वाले जो पदाधिकारी हैं उनमें राजशाही यानी राजा से जुड़े हुए उसके जो लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उन सबको ही चुना जाने लगा। फिर ये पद वंशानुगत होने लगे। वंशानुगत मतलब इसी वंश में सारे लोग आएंगे जो इन पदों पर नियुक्त होंगे। तो वंश के अनुसार मतलब कि जैसे एक आदमी अगर कोई बड़े पद पर आ चुका है तो अगली बार उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा, तो वंश के अंडर में ही आ गया वो। इसको कहते हैं वंशानुगत होने लगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या थे। तो देखते हैं पहले प्रशस्तियां क्या होती थी। शासक की प्रशंसा में लिखी गई रचना को प्रशस्ति कहा गया और अधिकतर प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती थी। तो यहाँ भी आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो शासक यानी जो भी राजा है, सुल्तान है, जो भी बादशाह वगैरह है, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ में जो किताबें लिखी जाती थी उनको प्रशस्ति कहा गया। और ज़्यादातर प्रशस्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ब्राह्मणों द्वारा। मध्यकाल में ज़्यादातर जो राजपूत शासक थे उनकी प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों ने लिखी। फिर दूसरा पॉइंट है राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले ब्राह्मण को दिए जाते थे। मतलब राजा लोग ब्राह्मणों से खुश होते थे तो उनको भूमि दान में दे देते थे और इनको जो भूमि दान की जो लिखित प्रूफ होता था वो ताम्र पत्रों पर दिया जाता था। और ये किसको दिया जाता था, उस ब्राह्मण को जिसको भूमि मिली है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान किस वस्तु पर दिए जाते थे। तो उसमें ताम्रपत्र एक विकल्प होता है। इसके अलावा पेड़ की छाल, कागज़, कुछ अन्य उदाहरण भी दे रखे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भूमि अनुदान ताम्रपत्रों पर दिए जाते थे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहा गया। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। तो इसका आंसर एक ही पॉइंट में है। राजपूत काल में कन्नौज नगर, ये आज का जो उत्तर प्रदेश है इसमें था। कन्नौज नगर के नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच चले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो शॉर्ट में आपको ये समझ लेना है कन्नौज एक नगर था जो कि काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी। इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश ये तीनों बार बार आपस में लड़ते रहे। इन्हीं की लड़ाई के पूरे टाइम को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के तीनों राजपूत वंशों का नाम आपको अच्छे से रट लेना है। इसका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है महमूद गजनी के आक्रमणों का वर्णन कीजिए। महमूद गजनी अफ़गानिस्तान के गजनी साम्राज्य का सुल्तान था जिसकी राजधानी गजनी थी। मतलब महमूद गजनी जो था वो अफ़गानिस्तान के गजनी साम्राज्य का शासक था और इसकी राजधानी भी गजनी थी। महमूद गजनी ने 997 से 1030 तक भारत पर कई बार आक्रमण किए और यहाँ से संपत्ति को लूट कर वापस गजनी ले गया। मतलब 997 से 1030 ये जो हैं साल हैं, इनके बीच में कई बार इसने भारत पर आक्रमण किए और हर बार भारत से संपत्ति को लूट करके वापस गजनी ले जाता है। इन आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जिसमें वो बहुत सारी संपत्ति को यहाँ से लूट कर ले गया। मतलब आक्रमण तो कई किए लेकिन 1025 में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था यहाँ से वो बहुत ज़्यादा, अब तक की सबसे ज़्यादा संपत्ति लूट के ले गया। इसलिए ये बहुत चर्चा में रहता है क्वेश्चन। सोमनाथ पर अटैक कब हुआ, तो 1025 और किसने किया, महमूद गजनी ने। फोर्थ पॉइंट है गजनी के शासन के दौरान उसके साथ एक विद्वान अल बिरूनी था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अपनी रचना किताब अल हिंद में लिखा। तो यहाँ भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कि गजनी के साथ आया हुआ विद्वान कौन था, तो उसका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी की रचना का नाम क्या था, रचना मतलब उसके द्वारा लिखी गई किताब, किताब का नाम था किताब अल हिंद। और किताब अल हिंद में क्या लिखा गया था, उसी काल के उपमहाद्वीप का
इतिहास। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन वाइज ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ। चहमान या चौहान कौन थे? मतलब चौहान को ही चहमान भी कहा गया है। या यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, चहमान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो इसका आंसर जानते हैं। आंसर में पहला पॉइंट है, चौहान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। मतलब दिल्ली और आसपास का क्षेत्र ये चौहान शासकों का था। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192 तक था। ये चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना होगा आपने। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को प्रथम तराइन युद्ध 1191 में हराया, लेकिन द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में उसके हाथों हार गया। तो ये पूरी फिल्म है, पूरी कहानी है, जो आप आगे जा कर के बड़ी क्लास में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चौहान का क्षेत्र दिल्ली के आसपास, दिल्ली और अजमेर के आसपास का क्षेत्र था। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इसके 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी से। प्रथम तराइन युद्ध 1191 जिसमें गोरी हारा था, फिर द्वितीय तराइन युद्ध 1192 जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का वर्णन कीजिए। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, चोल साम्राज्य मध्यकाल में तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास बसा एक साम्राज्य था। चोल वंशीय शासक विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर तंजावुर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चोल शासक विजयालय ने किन लोगों को हरा करके तंजावुर पर कब्जा किया? मुट्टियार क्षेत्र के लोगों को। उसके अलावा इन्होंने कौन से शहर और कौन सा मंदिर बसाया? तो तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया। तीसरा पॉइंट है, चोल शासक राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य का प्रशासन का पुनर्गठन किया। मतलब सबसे शक्तिशाली शासकों में नाम आता है राजराज प्रथम का। फोर्थ पॉइंट है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और इन अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई। तो जल सेना किस चोल शासक ने बनाई? ये क्वेश्चन भी आता है, आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रथम ने। क्योंकि जल सेना के बिना तो श्रीलंका में जाना और उस पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है। तो ये काम राजेंद्र प्रथम ने किया। 5वां पॉइंट है इसी आंसर का, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। मतलब ये दक्षिण भारत के सबसे फेमस मंदिरों में से हैं तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम। ये किसने बनाए? राजराज और राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल शासक थे। इनकी स्थापत्य और मूर्ति कला बहुत ही उत्कृष्ट है, जो एक चमत्कार के तौर पर देखी जाती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया और किस वंश से थे। तो यहाँ पर आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। बाकी इसका जो पार्ट रह गया है वो पार्ट 2 में कवर किया गया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।